चालुक्यों का राज्य दक्षिण भारत का एक संपन्न राज्य था जो कि आधुनिक समय में आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी राजधानी वेंगी थी और इनका शासनकाल 7वीं शताब्दी से लेकर के 500 वर्षों तक चलता आ रहा था। 1130 में चोल साम्राज्य ने इस पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया और चालुक्य साम्राज्य का अंत कर दिया। अपनी संपन्नता के कारण चोल और पश्चिमी चालुक्यों के बीच वेंगी का राज्य हमेशा ही संघर्षरत रहा करता था। चोल साम्राज्य वेंगी पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते थे और चालुक्य शासक इसे अपने नियंत्रण में ही रखे रहना चाहते थे। इसके लिए चोलों के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता करने को वो तैयार नहीं थे। वेंगी के पूर्वी चालुक्यों की शाखा ने करीब करीब 5 शताब्दियों तक न केवल इस क्षेत्र को एकीकृत करके रखा बल्कि तेलुगु साहित्य, तेलुगु संस्कृति, साहित्य, कविता और कला के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण विशेष योगदान भी दिया था। तो यह कहना बिल्कुल ही सही रहेगा कि चालुक्यों ने संपूर्ण साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास पर बल दिया, जैसा कि उत्तर भारत में गुप्त शासकों के शासनकाल में देखने को मिलता है। गुप्त शासकों ने उत्तर भारत में अपने शासनकाल में कला और संस्कृति को अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया था, जिसके कारण कि उत्तर भारत में गुप्त काल को स्वर्णिम काल माना गया है। इस तरह अगर हम कहें कि चालुक्यों के समय काल को आंध्र के इतिहास का स्वर्ण काल, तो यह बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे पूर्वी चालुक्यों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में चालुक्यों की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है। किसी भी तरह की प्रामाणिक साहित्यिक साक्ष्य का भी अभाव है। इसके साथ साथ शिलालेखों का भी अभाव है। कुछ विद्वान तो उन्हें सूलिक जाति का भी मानते हैं और इसका वर्णन वराह मिहिर की कृति बृहत संहिता में मिलता है। लेकिन विसेंट ए स्मिथ, एक वैज्ञानिक विसेंट ए स्मिथ की माने तो चालुक्य विदेशी थे और उनका संबंध चंप जाति से था, जो कि एक गुर्जर जाति मानी जाती है। इन सब के अलावा नीलकंठ शास्त्री ने इस वंश के प्रारंभिक नाम चालुक्य बताते हैं और उनके अनुसार चालुक्य ही से ही इनके जाति चालुक्य थी, इस कारण इनका नाम चालुक्य पड़ा। इस वंश की नींव चालुक्यों के मुख्य शाखा वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने संपूर्ण दक्कन को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने छोटे भाई विष्णुगुप्त, विष्णुपाल या विष्णुवर्धन जो भी कह लें, को वहां का गवर्नर नियुक्त किया था। गवर्नर वायसराय एक ही होता है। बाद के समय में विष्णुवर्धन ने खुद को वहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। वेंगी के ही चालुक्यों ने कई पीढ़ियों के द्वारा वातपत्ति वंश की रूपरेखा भी तैयार की थी। 641 से 705 ईस्वी के बीच जयसिंह प्रथम और सर्वलोकाश्रय, जिसे कि मांगी या विजय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, शेष शासकों का शासन काफी अल्पावधि का रहा। इसका प्रमुख कारण पारिवारिक युद्ध और कमजोर शासक थे, जिनके कारण ये काल अशांति का दौर कहलाया। इनके बीच में जो पारिवारिक क्लेश बढ़ता जा रहा था, जिससे इनकी आंतरिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और इसका फ़ायदा राष्ट्रकूटों ने उठाया। राष्ट्रकूटों ने आपसी पारिवारिक क्लेशों का फ़ायदा उठाकर पश्चिमी चालुक्यों को अपने रास्ते से हटा दिया। पूर्वी चालुक्य के शासक विजयादित्य को तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि उन दोनों के बीच में गहरी मित्रता थी। चूँकि अमोघवर्ष वृद्ध हो चुके थे, तो उनके निर्धन के बाद चालुक्य शासक विजयादित्य ने अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। पूर्वी चालुक्यों की पहली राजधानी पृष्ठपुर थी। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी वेंगी स्थानांतरित की और अंत में राजमहेंद्री को अपनी राजधानी बनाया। कुछ चालुक्य शासकों की सूची इस प्रकार है: विष्णुवर्धन, जयसिम्हा प्रथम, इंद्रभट्टारक, विष्णुवर्धन द्वितीय, मांगी,
जयसिम्हा द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय, विजयादित्य, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय। इसमें विष्णुवर्धन विजयादित्य काफ़ी ज़्यादा हैं और इनका सबसे अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम को माना जाता है। विजयादित्य के समय में ही राष्ट्रकूटों ने बादामी के चालुक्यों का अंत कर दिया था और उसके बाद उनका संघर्ष पूर्वी चालुक्यों के साथ शुरू हो गया था। इनके समय की प्रशासन व्यवस्था। पूर्वी चालुक्यों के समय में इनके प्रारंभिक दौर में न्यायालय बादामी का एक गणराज्य मात्र ही था, लेकिन दूरगामी स्थानीय कारणों के कारण वेंगी साम्राज्य ने अपनी विशेषताओं का विकास किया। चूंकि बाहरी अधिकार अभी भी स्वतंत्र थे, इसलिए पूर्वी चालुक्यों ने पल्लवों, राष्ट्रकूटों, चोलों और कल्याणी के चालुक्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करके रखा था। इसके समय में पूर्वी चालुक्य सरकार हिंदू दर्शन पर आधारित एक राज्य थी। शिलालेख राज्य के पारंपरिक 7 घटकों, सप्तगंगा और 18 कार्यालयों का उल्लेख करते हैं, जैसे मंत्री, जिन्हें मंत्री कहा जाता था, पुरोहिता जो चप लाइन के नाम से प्रसिद्ध हैं, सेनापति को कमांडर, युवराज उत्तराधिकारी, द्वारिका द्वारपाल, प्रधान मुख्य और अध्यक्ष यानी कि विभागाध्यक्ष। विषय और कोट्टम संगठनात्मक उप विभाग थे। कर्मराष्ट्र मतलब कमरट्टम या फिर कमनाडु और बोया कोट्टम इनकी प्रसिद्ध उदाहरण हैं। शाही नृत्यों में भूमि या गांव के उपहारों को रिकॉर्ड करना, सभी न्यायोगिक कलवों को संयोजित करना, एक सामान्य शब्द के साथ ही ग्राम्यकस जो समुदाय के निवासियों को दिए गए थे। मनीनाओं को शिलालेखों में भी संदर्भित किया गया था। उन्होंने विभिन्न गांवों की भूमि या राजस्व का कार्य किया था। समाज। इस काल में वेंगी देश की आबादी प्रकृति मिश्र थी। पूर्वी चालुक्य साम्राज्य की स्थापना के बाद आंध्र देश की यात्रा करने वाले युआन चुआंग जो कि ह्वेनसांग के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने लोगों का चित्रण किया। उन्होंने कहा, इसमें गहरे रंग शामिल हैं और ये लोग कला के शौकीन भी हैं। समाज में जाति व्यवस्था थी जो कि आनुवंशिकता के आधार पर थी। साथ ही बौद्ध और जैन, जिन्होंने पूर्व में जाति की अनदेखी की थी, उन्होंने भी इस रीति को अपना लिया था। यानी कि इससे पता चलता है कि इस समय में बौद्ध और जैन धर्मों में भी कुछ कुरीतियाँ आ गई थी। इसके अलावा 4 पारंपरिक जातियों बोयस, सावरस जैसे छोटे छोटे समुदायों ने भी सदस्यता ली। ब्राह्मणों को समाज में व्यापक प्रशंसा मिली हुई थी। ब्राह्मण वेदों और शास्त्रों में निपुण हुआ करते थे और उन्हें भूमि और धन उपहार स्वरूप दिया जाया करता था। उन्होंने पार्षदों, मंत्रियों और सिविल सेवा के सदस्यों जैसे उत्पादक पदों को संभालने का कार्य अपनाया था। उन्होंने सेना में भी प्रवेश किया था, जबकि उनमें से कुछ उच्च अधिकारी पदों पर थे। तो ये सामाजिक व्यवस्था थी जिनमें कि ब्राह्मणों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। क्षत्रिय शासक वर्ग के थे। युद्धाभ्यास और झड़प के प्रति उनकी श्रद्धा 2 सदियों तक गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। द कमेट्स मतलब वैसे एक संपन्न व्यापारिक समुदाय था। पेनुगोंडा, जिसे कि पश्चिमी गोदावरी के नाम से जानते हैं, कई मुख्यालय और 17 अन्य केंद्रों में शाखाओं के साथ एक शक्तिशाली संघ नाकाराम में उनके संगठन की उत्पत्ति हुई थी। इस अवधि में ही हुई। सुदास ने बहुत सारे लोगों को शामिल किया था। उनमें कई उपजातियां भी शामिल थीं। सेना में उनमें से अधिकांशों के लिए करियर बनाया जा रहा था। उनमें से कुछ ने सामंतों, राजू और मंडलिका का पद भी हासिल किया था। धार्मिक दृष्टि से चालुक्य शासक हिंदू धर्म को मानते थे। उन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म का ही पालन किया था। इनके समय में बौद्ध धर्म में प्रमुख रूप से गिरावट आई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 20 से अधिक बौद्ध मठों का अवलोकन किया और बताया कि इसमें 3000 से अधिक भिक्षु शामिल थे। वहीं जैन धर्म को कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि जैन मंदिरों के निर्माण
और राजाओं और लोगों के लिए कुछ भूमि अनुदान स्वरूप दिया जाता था। इसका चर्चा उसके द्वारा लिखित दस्तावेजों में भी मिलता है। कुब्जा विष्णुवर्धन तृतीय और अंबा तृतीय जैसे शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। विमलादित्य यहाँ तक कि महावीर के सिद्धांत को घोषित कर उसके अनुयायी भी बन गए थे। साहित्य। तेलुगु साहित्य का श्रेय पूर्वी चालुक्यों को ही जाता है। तेलुगु साहित्य के समृद्धि का श्रेय पूर्वी चालुक्यों को जाता है। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विजयादित्य द्वितीय के समय में अडानकी और कुदुंगकुर शिलालेखों में अपनी पहली कविता की उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। हालांकि 11वीं शताब्दी तक कोई भी साहित्यिक कृति दिखाई नहीं देती है। सी नन्ना भट्टा की महाभारत तेलुगु साहित्य की सबसे पुरानी विलुप्त कृति है, जिसे कि अब पाया नहीं जा सकता है। 11वीं शताब्दी के मध्य में नन्नया राजराजा नरेंद्र की कवि और साहित्यकार के रूप में कार्य कर रहे थे। नारायण भट्ट जो 8 भाषाओं के ज्ञाता थे, उन्होंने अन्य विद्वानों के साथ मिलकर अपने प्रयासों से महाभारत का तेलुगु अनुवाद करने में सफलता हासिल की थी। हालांकि अधूरा उनके काम को सामूहिक रूप से तेलुगु साहित्य में एक भव्य रचना के रूप में भी सहारा गया है। यह अपने परिष्कृत अंत, प्रतिष्ठित नृत्य और मधुर और सुरुचिपूर्ण छंद के लिए बेजोड़ माना जाता है। वास्तुकला। राज्य में व्यापक रूप से शिव भक्ति संप्रदाय के कारण पूर्वी चालुक्यों ने मंदिरों का एक बड़े पैमाने के साथ संपादन किया। चूँकि इस समय शिव भक्ति संप्रदाय का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था, इस कारण पूर्वी चालुक्यों के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। विनयादित्य द्वितीय